नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोलिनाइजर और पोलिनेटर किस तरह से फ्रूट सेटिंग में योगदान देते हैं। तो इसे जानने के लिए पहले इस चित्र को देखिए। यह चित्र है, इसमें यह है रेड डिलीशियस का फ्लावर और यह है पोलिनाइजर वैरायटी का फ्लावर। पोलिनाइजर में आते हैं अनेक वैरायटीज है, जैसे गोल्डन डिलीशियस है, ग्रैनी स्मिथ है, गाला है, मंचूरियन है इत्यादि अनेक पोलिनाइजर वैरायटीज होती है। और यह है पोलिनेटर जो परागकण को यहाँ से यहाँ तक जाने अनजाने में लाने का काम करते हैं। यह हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो रेड डिलीशियस का फ्लावर होता है। रेड डिलीशियस की जितनी भी स्ट्रेन्स है वह खुद से फ्रूट सेटिंग नहीं कर सकती है, उन्हें आवश्यकता होती है पोलिनाइजर वैरायटी के परागकण की। तो जो पोलिनाइजर वैरायटी के परागकण होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो रेड डिलीशियस का है उसमें केवल फीमेल पार्ट्स पाया जाता है। और निषेचन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब यह जो पोलिनेटर्स है, मधुमक्खी है, तितली है, भंवरा है, यह यहाँ से इसे यहाँ तक लाने का काम क्यों करते हैं, यह ऐसा क्यों करेंगे? इसमें इनका भी फायदा होता है। कैसे? यह फूल के पास जाते हैं नेक्टर चूसने के लिए, रस चूसने के लिए, ताकि इससे यह शहद बना सके और अपना भोजन ले सके। लेकिन जो मधुमक्खी के शरीर पर और टांगों पर बाल होते हैं उसमें चिपक जाते हैं यह परागकण, जो कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर। तो जैसे ही यह वहां इसके मधुमक्खी के शरीर पर चिपकते हैं और वह मधुमक्खी मंडराती मंडराती हुई कभी ना कभी तो यहाँ पर बैठेगी ही, रेड डिलीशियस के फ्लावर पर बैठेगी ही, और वह जितने भी परागकण उसके शरीर पर चिपके हुए हैं वह यहाँ पर गिर जाएगी। और जो नेक्टर है वह फूल के इन जगह पर पाया जाता है, इस इधर किसी भाग पर पाया जाता है। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मधुमक्खी जो परागकण है वह वर्तिकाग्र पर ही गिराएगी, क्योंकि वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो यहीं से ही नीचे वह आएगा। यह हम आगे समझेंगे। तो आपको क्या करना है यदि आप रेड डिलीशियस में फ्रूट सेटिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि रेड डिलीशियस एक जानी मानी वैरायटी है जिसका उपयोग सभी करते हैं और यह अच्छा भी है, लेकिन इसके यह सेल्फ पॉलिनाइजर नहीं है। इसीलिए आपको अपने बागीचे में यदि आप रेड डिलीशियस वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको उसमें 33% पॉलिनाइजर वैरायटी का इंस्टॉल करनी है, 33% पॉलिनाइजर वैरायटी का इंतजाम भी करवाना है। और दूसरी बात ये, जो यह पॉलिनेटर है, मधुमक्खी है, तितली है, इनकी संख्या को अपने बगीचे में बढ़ाना है। यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, जब पिंक बर्ड स्टेज आती है तो उस समय कुछ अभागे किसान ऐसे होते हैं जो अपने बगीचे में आ रहे यह हमारे मित्र कीट है उनको भी भगा देते हैं। वह कैसे? जब पिंक बर्ड स्टेज आती है तो सभी का खतरा बना रहता है कि कहीं थ्रिप्स ना लग जाए, तो इसी डर से वह इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो टारगेट होता है थ्रिप्स, लेकिन मर कौन जाते हैं? यह मधुमक्खी, जो आपका भला ही चाहते भला तो खुद का करते हैं लेकिन आपकी भी मदद करते हैं। तो अपने बगीचे में इन्हें बुलावा नहीं, भगा देते हैं। यदि जिस बगीचे में कीटनाशक का इस्तेमाल होगा उस बगीचे में यह क्यों जाएंगे? इसलिए अपने बगीचे में आपको कीटनाशक का इस्तेमाल उस समय नहीं करना है। उस समय क्या, कभी भी नहीं करना है। उस समय आप थ्रिप्स से बचने के लिए नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, इससे इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आप इस वीडियो से आप इससे क्या समझे? एक तो आपको 33% पोलिनाइजर का इंतजाम करना है और बगीचे में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम जानेंगे कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट चित्र देखते हैं। अब इस चित्र के जरिए समझेंगे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब यहाँ तक परागकण पहुंचता है तो उस क्रिया को कहते हैं परागण, और यहाँ से आगे की क्रिया को समझते हैं। यहाँ पर गिरे परागकण, इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र और इस भाग को कहते हैं वर्तिका, इस भाग को अंडाशय कहते हैं, और जो यह नीचे है इसे हिंदी में पुष्पासन और अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं। तो यहाँ पर परागकण गिरे और यहाँ से वर्तिका से पराग नली बनी होती है, इसे अंग्रेजी में पोलन ट्यूब कहते हैं, और यह हो गया अंडाशय।
यह अंडाशय है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो 95% ऐसे फ्रूट्स है जिसमें निषेचन, जिसमें फ्रूट सेटिंग अंडाशय में होती है, और बाकी के 5% ऐसे फ्रूट्स है जिसमें फ्रूट सेटिंग थैलेमस में होती है, पुष्पाशय में होती है। और सेब भी ऐसा ही फ्रूट है, इसमें निषेचन फ्रूट सेटिंग अंडाशय में ना होकर थैलेमस में होती है। वह कैसे, जब पराग नली से पराग कण नीचे आते हैं, वर्तिकाग्र पर चाहे कितने भी कण गिरे हो, लेकिन पराग नली के जरिए केवल 2 ही पराग कण नीचे आते हैं। कहाँ? थैलेमस में। हम समझ रहे हैं सेब के फूल का निषेचन, तो थैलेमस में आते हैं, और थैलेमस में पहले से ही मौजूद होते हैं 3 अंडे, और यह प्रत्येक फूल के पास होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर परागकण आएंगे, यह पहला परागकण आया, तो एक परागकण एक अंडे के साथ मिलकर बनाएगा एक ऐसा समूह। इस समूह को युग्मनज कहते हैं, और यही बाद में बीज का रूप ले लेता है। अब एक का यूज तो यहाँ पर हो गया, एक परागकण का यूज हो गया यहाँ पर। अब जो दूसरा आता है, यह आया दूसरा परागकण। अब इसका यूज कहाँ होगा, जो बाकी के नीचे थैलेमस में 2 अंडे बचे, ऊपर से एक परागकण आया, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यह भी आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं कुछ ऐसा, और इसे कहते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूण। और यही भ्रूण बाद में कोशिका का रूप ले लेता है। यह हो गया बीज, हिंदी में कहेंगे युग्मनज, और यह हो गया एंडोस्पर्म। तो यह कोशिका का रूप ले लेता है, यह बीज का रूप ले लेता है। यही कोशिका, जैसे ही यहाँ पर यह क्रिया होती है, जैसे ही यह आपस में समूह बनाते हैं, वैसे ही पहला सेल बनता है, फ्रूट में पहला सेल बनता है, और थोड़े समय के बाद यह टूट जाता है, अलग होता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ऐसे करके सेल बनते रहते हैं। और यह कार्य 7 दिन तक बहुत तेजी से होता रहता है। 7 दिन के बाद क्या होता है, सेल एक्सपेंशन भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, और डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है 40 दिन तक। जैसे ही 40 दिन पूरे, वैसे ही सेल एक्सपेंशन का काम बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसके बाद सेल डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जब फ्लावरिंग होती है आपके बगीचे में, उसी समय फ्रूट सेटिंग भी हो रही होती है। तो जब यह सेल एक्सपेंड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी, यह निर्भर करता है जैसा उसे न्यूट्रिएंट मिला हो, जैसा पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिले हो। तो इस समय पौधे को ज्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, आपको उस समय नाइट्रोजन इसे देना होगा, तभी यह ज्यादा सेल्स का निर्माण करेगा। ज्यादा सेल्स का निर्माण करेगा तो फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा। फ्रूट का साइज यहाँ पर निर्भर करता है जब सेल एक्सपेंशन होते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि जैसे ही फल तुड़ान का समय आता है, उससे कुछ समय पहले ऑर्चर्डिस्ट टाल मटोल करने लग जाते हैं, बाजार जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जिससे फ्रूट साइज बड़ा हो जाए। यह उस समय नहीं होता है, प्रोडक्ट से नहीं होता है, यह निर्भर होता है यहाँ पर जितने सेल्स ज्यादा बनेंगे उतना बड़ा फ्रूट का साइज होगा। तो यह इस तरह की क्रिया है, यहाँ पर परागण होता है और यह निषेचन। इस तरह से यह चैप्टर हो गया क्लोज। अब क्या, अब यदि आपके बगीचे में 33% पोलिनाइजर वैरायटी नहीं है, 33% पोलिनाइजर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपके लिए एक सुझाव लाई हूँ, एक तकनीक लाई हूँ। तो इसको जानने के लिए चलते हैं सीधी अपने ऑर्चर्ड में। तो चलिए चलते हैं ऑर्चर्ड में। अब हम पहुंच चुके हैं ऑर्चर्ड में, और आप जो यह पौधा देख पा रहे हैं, यह है रेड डिलीशियस का स्ट्रेन स्कारलेट स्पर 2 SS2, और यह सेल्फ पॉलिनाइजर नहीं है, खुद से फ्रूट सेटिंग नहीं कर पाता है। और आप जो मेरे हाथ में यह सियोन वुड देख पा रहे हैं, यह है पोलिनाइजर वैरायटी की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पास पिछले वर्ष भी पोलिनाइजर की शॉर्टेज थी, इसमें अच्छे से फ्रूट सेटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इससे पोलिनाइजर वैरायटी का पौधा बहुत दूर था। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपको इसी तरह की पोलिनाइजर वैरायटी की कलम लेनी है और उसे ग्राफ्ट करना है किसी भी ब्रांच पर। जैसे यहाँ पर मैंने ये ब्रांच दी है, इस पर अब इसे ग्राफ्ट करना है। इससे क्या होता है, इस पर आप देख पा रहे हैं, इस पे 6 बड है, गिन लेती हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6।
इसमें 6 फल कलिकाएं हैं, 6 बीमे हैं। यदि एक बीमा 5 फ्लावर भी देता है, एक बीमा 5 फ्लावर देगा तो 6 पंजे 30 होते हैं। और अगर इसमें से 5 फ्लावर में से एक फ्लावर 10 फ्रूट को पोलन पहुंचाता है तो इस तरह से रेशो हो गई। तो इस तरह से यह पूरी की पूरी कलम, पूरी की पूरी सियोन वुड 300 फ्रूट सेट करवा सकती है। इतनी क्षमता इसके पास है। तो इसे हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर देंगे। आपको इसे अच्छे से एयर टाइट करना है, अच्छे से लगाना है। बाकी कलमों से यह कलम थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, इसमें कट आपको यहाँ से थोड़ा इसे ज़्यादा छिलना है बाकी कलमों से यह इस तरह से। और इस तरह यदि आप इसे ज़्यादा छिलते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कलम सक्सेसफुल रहे, कलम फेल ना हो और यह अच्छे से टिके। इस तरह से मैं यहाँ पर क्या देखती हूँ, बाकी बागवानों को मैं देखती हूँ, वो ये हो गया, वो क्या करते हैं यहाँ पर जब फ्लावरिंग होती है तो उस समय पोलिनाइजर की कटिंग लाते हैं और उसी बोतल में या फिर पॉलीथीन के थैले में, जो कि बैन भी है, उस थैले में उसको लटकाते हैं। उससे कहाँ होगा, वो तो आपका परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, वो तो जुगाड़ से जुगाड़ कहेंगे। लेकिन यदि आप इस तरह की कलम करते हैं तो यह परमानेंटली सॉल्यूशन है। इस वर्ष भी इसे पोलन मिलने वाला है और अगले वर्ष भी, उससे अगले वर्ष भी यह परमानेंटली यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, इसे पोलन मिलता रहेगा। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले हमने समझा पोलिनाइजर और पोलिनेटर का क्या महत्व होता है फ्रूट सेटिंग में। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का समझा कि किस तरह से यह क्रिया होती है, कहाँ पर होती है। और हमने अंत में यह जाना कि यदि 33% पोलिनाइजर नहीं है बगीचे में तो आप उसका इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बागवानों को भी पता चल सके यह चीज़। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।